स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम कुछ न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं आप लोगों को। न्यूमेरिकल मतलब कैलकुलेट करना कि किस तरीके से कैसे COP दी हुई हो तो पावर रेटिंग कैसे निकालते हैं और COP भी कैसे निकाली जाती है। तरीका सब कुल मिला करके सब इसी तरीके से होगा, आगे पीछे कभी कुछ दिया होगा, कुछ निकालना होगा, ऐसे ही है। जरा देखिए एक न्यूमेरिकल छोटा सा, आप इसको समझिए। पहले कह रहा है कि एन आइस प्लांट प्रोड्यूसेस 10 tons of ice per day at 0 degrees Celsius using water at room temperature of 20 degrees Celsius. Estimate the power rating of the compressor motor if the COP of the plant is 2.5 and overall electromechanical efficiency is 90%. इलेक्ट्रोमैकेनिकल इफिशियंसी की बात तो तब आएगी जब हम वर्क निकाल लेंगे या पावर निकाल लेंगे, तब की बात आएगी। ये तो बात की बात है। फिलहाल के लिए अभी इसको थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ते हैं। सबसे पहले देखो इसमें दिया क्या क्या हुआ है। देखो इसमें जो गिवन है वो गिवन जो है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए COP दी हुई है। COP कितनी दी हुई है? 2.5। रूम टेम्परेचर जो दिया हुआ है, जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। चाहो तो केल्विन में बना लो, वैसे नहीं भी बनाओगे तब भी यहाँ पर तो चल जाएगा काम। 293 केल्विन रूम टेम्परेचर हो गया। आइस दी हुई है, आइस की क्वांटिटी कितनी दी हुई है? आइस कितनी दी हुई है? 10 टन्स। 10 टन्स मतलब क्या हो गया? 10 इंटू 1000 kg, या सीधा सीधा 10,000 kg भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर आया। इतनी सारी बातें दी हुई हैं। आइस प्लांट है ये, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये आइस को प्रोड्यूस कर रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस को प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा मतलब जो रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इसको रूम टेम्परेचर जो होगा, रूम टेम्परेचर से जो आइस प्लांट है, आइस प्लांट देखो इस पर क्या हो रहा है। देखो दो बातें, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, आइस प्लांट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर आइस प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं। देखो यहाँ पर एक तो जो ये हीट है, ये हीट यहाँ से नीचे आ रही है, कम हो रही है, तो यहाँ टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो देखो हीट यहाँ पर दो फॉर्म में रिजेक्ट हो रही है। तो हीट इजेक्शन या रिजेक्शन जो है दो फॉर्म में हो रहा है। एक इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट, तो हीट जो होगी वो यहाँ से जो इजेक्ट हो रही है, टोटल हीट, ये टोटल हीट के बारे में अगर हम बात करें तो हीट इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट प्लस हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट तो क्योंकि लेटेंट हीट का मतलब हो गया कि अब यहाँ से देखो पहले वाटर क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर जो रखा जाएगा आइस प्लांट के अंदर, तो पहले वो 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा। तो ये जो हीट यहाँ पर इस केस में जो चेंज होगी इसकी, वो इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट है ना। हीट रिमूवल जो होगा जो इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट। उसके बाद क्या होगा कि जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो वहाँ पर उसका फेज चेंज होगा। तो जो फेज चेंज होगा वो इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। इस तरीके से दोनों हीट को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के अगर मान लीजिए कि 1 kg आइस हमको प्रोड्यूस करनी है, तो 1 kg आइस प्रोड्यूस करने के लिए mCp इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी प्लस m इंटू एल। एल जो होता है, अगर मान लीजिए एल दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो 335 किलो जूल पर केजी आइस के लिए एल की जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आएगा हम रखें वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 4.2। CP वाटर के लिए लेंगे हम वैल्यू, 4.2 ही होती है CP की वैल्यू, और ये हो जाएगा 20 माइनस 0। हम 20 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस पे आ रहे हैं। हम चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, अभी फिलहाल हम बात कर लेंगे इसको भी, इसकी। और 1 इंटू 335, हम इसको चाहते तो केल्विन अगर बनाते तो ये हो जाता 293 केल्विन, और ये हो जाता 273 केल्विन। डिफरेंस लेते तो डिफरेंस 20 ही आता, कहीं अलग डिफरेंस नहीं आने वाला इसमें।
तो क्योंकि केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल दोनों स्केल जो होती हैं वो सेम डिवीजन पर होती हैं, तो इसलिए दोनों स्केल में जो आएगा वो यही चीज आएगी। तो ये किलो जूल पर केजी कहने का मतलब हीट रिजेक्शन जो होगा वो इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट और इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, दोनों को हमने जोड़ा। जोड़ने से आइए देखिए जरा कितना आता है ये, इसको जोड़ने के बाद कितना आता है ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको अपने कैलकुलेटर पर, आप लोग अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। ये आ रहा है 335, ये आया, ये आ जाएगा 418.74 किलो जूल पर केजी, 418.74 किलो जूल पर केजी। कहने मतलब कि अगर 1 केजी 1 केजी आइस अगर बन रही है तो जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो इतना हीट यहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है, इतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया जा रहा है। अच्छा, ये 1 केजी आइस के लिए है, यहाँ पर बन कितना 10 केजी आइस बन रही है। 10 केजी आइस वो भी कितनी देर में बन रही है, पर डे बन रही है, 10 टन्स ऑफ आइस पर डे। तो इतने केजी पर 24 आवर, पर 24 आवर का मतलब क्या हो गया, इतने केजी अगर हम इसको पर मिनट में बनाए तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 60 कितना आता है, देखो 24 इंटू 60 पर मिनट में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा पर मिनट, 24 आवर के बाद में जाएगा ये पर मिनट, तो ये हो जाएगा 10,000 अपॉन ये 24 इज इक्वल टू ये आया अपॉन 60, तो बराबर आएगा 6.94, ये आ जाएगा 6.94 किलो केजी पर मिनट, 6.94 केजी पर मिनट। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6.94 केजी पर मिनट आइस जो होगी वो प्रोड्यूस हो रही है पर मिनट। तो पर अब इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 केजी के लिए इतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम दे रहे हैं, तो 6.94 केजी के लिए कितना आएगा, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो आएगा, टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा कि जो m वैल्यू है m इंटू QT। ये m क्या है, एक्चुअल में क्या है, रेट है ये हमने इसको आप m डॉट भी लिख सकते हैं, ये रेट हो गया। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 6.94, हम अभी बताते हैं कि इसको केजी पर मिनट में ही क्यों लिया, और सेकेंड में भी ले सकते थे क्या, ये आ जाएगा केजी पर मिनट इंटू ये आ जाएगा 418.74 किलो जूल पर केजी। तो केजी से केजी वाला गोज आउट। इसको सॉल्व करिए कितना आता है जरा देखिए, तो इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 6.94 इंटू 4.18, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 6.94। तो इतना आया। अब हमारे पास देखो ये आ गया कि टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ, कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हमारे पास COP का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है Rn रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कंप्रेसर वर्क। हमें निकालना है कंप्रेसर मोटर जो है उसकी पावर रेटिंग निकालनी है। पावर रेटिंग वोल्टन के बिना नहीं है, वोल्टन मतलब वर्क डूइंग पर सेकेंड, हम यहाँ पर यही निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा Rn अपॉन COP। Rn हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 2906 अपॉन COP कितनी दी हुई है 2.5। इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाता है, ये आ जाएगा 2906 अपॉन 2.5 बराबर आ रहा है 1162.4, 1162.4। ये आ जाएगा किलो जूल पर
मिनट, किलो जूल पर मिनट, किलो जूल पर मिनट में हमने निकाला इसे। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो आया किलो जूल, क्योंकि हम ये रेफ्रिजरेशन जो निकाल रहे थे ये यहाँ पर जो आया था किलो जूल पर मिनट पे था, तो जो ये वर्डन का जो है रेट आ गया ये, है ना, वर्डन रेट जो आया वो क्या आया इस तरीके से, ये एक तरीके से क्या है, पावर ही तो है और क्या है। तो जो पावर आई यहाँ पर वर्डन रेट आया ये, तो अब हम इस पे पावर रेटिंग हमको निकालनी क्या है, पावर रेटिंग निकालनी है। तो पावर रेटिंग निकालने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको पर सेकंड में बना लें तो किलोवाट में बन जाएगा ये, और अपान 60 कर दो, ये बराबर आ जाएगा 19.37, तो 1162.4 अपान 60 किलो जूल पर सेकेंड बराबर हो जाएगा 19.37 किलो वाट। ये एक्चुअल में पावर रेटिंग तब होती ये वाली जब इसकी इफिशियंसी कंप्रेसर की 100% होती। कंप्रेसर की इफिशियंसी अगर 100% हम मान के चलते तो ये होती, लेकिन कंप्रेसर की इफिशियंसी 90% दी हुई है। तो जो कंप्रेसर की इफिशियंसी इसने 90% दे रखी है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, बची हुई जगह में यहाँ से समझिए इधर आई है। तो जो अब इस समय जो पावर रेटिंग आ जाएगी वो आ जाएगी, क्योंकि 90% है इसलिए 19.37 अपान 0.9 कर दीजिए, तो 19.37 अपान 0.9 ये बराबर हो जाएगा 21.52, 0.9 कर देने पर 21.52 किलोवाट आ जाएगा ये। इस तरीके से ही इसकी पावर रेटिंग आ जाएगी। तो हम इसको जो है एक बार फिर से समराइज कर देते हैं, आप जरा देखिए कैसे क्वेश्चन लगाया गया। देखिए कह रहा है कि एक आइस प्लांट है जिसमें 10 टन की आइस एक दिन में प्रोड्यूस होनी है 0 डिग्री सेल्सियस पर। वाटर है, वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पर रूम पर है। पावर रेटिंग कंप्रेसर मोटर की निकालनी है। पावर रेटिंग का मतलब तुरंत समझ जाइए, जब पावर रेटिंग के बारे में बात करें तो बिना पावर निकाले काम चलेगा नहीं। पावर कब आएगी, जब वर्क डन आएगा, वर्क डन पर सेकेंड आएगा तब आएगी पावर। यहाँ तो तुरंत दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए ये बात यार। तो जैसे ही आए, सो COP ऑफ द प्लांट दिया हुआ है, ओवरऑल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एफिशिएंसी दी हुई है 90%, लेटेंट हीट दी हुई है जो यहाँ पर आइस के लिए 335 किलो जूल पर केजी। सारी बातें हमने यहाँ पर लिखी, हमने बताया ये कि यहाँ पर चूंकि दिया हुआ है कि 10 टन ऑफ आइस पर डे बन रही है, तो 10 टन ऑफ आइस पर डे जो बन रही है हमने उसको टन को जो है पहले केजी में बनाया पर 24 आवर इतनी बन रही है। या फिर हम बोल दें कि 10,000 अपान 24 इंटू 60 केजी पर मिनट बन रही है, या 6.94 केजी पर मिनट आइस ये बन रही है। ये बनने का आइस बनने का रेट है ये, कि ये अगर इतने 1 मिनट में देखा जाए तो इतनी आइस बन जाती है। वाटर के लिए अगर हम बात करें तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से पहले 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, वहीं पर फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन जो है दो तरीके से हो रही है, एक इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। तो हम वो जरा निकालें कि अगर 1 kg के लिए ये निकाला जो गया है ये m बराबर 1 kg लेकर के निकाला गया है, ये m बराबर 1 kg लेकर के निकाला गया। तो अगर m बराबर 1 kg लेकर निकालेंगे तो mCp इंटू डेल्टा टी, फार्मूला यही तो होता है, प्लस m इंटू एल। तो हीट जो रिजेक्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट, तो mCp इंटू डेल्टा टी अभी हम निकाले mCp की वैल्यू जो होती है 4.18 भी ले सकते थे आप। वाटर के लिए Cp की वैल्यू 4.2 भी ले लीजिए या 4.18 ले लीजिए, चीज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात याद रखनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में देगा ही आपको। m की वैल्यू तो जो ये आई और 335 भी आती है, ये भी आप याद ही रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब सॉल्व करोगे तो 1 kg आइस बनने के लिए इतनी हीट रिजेक्ट होती है या इतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है 1 kg के लिए। अभी टाइम की बात नहीं की जा रही, लेकिन हम टाइम ये जो है मास रेट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये जो हो जाएगा 6.94 kg पर मिनट, इतने मिनट, और एक kg के लिए इतने किलो जूल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया गया। तो कहने का मतलब टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो प्रोड्यूस किया गया वो कितना किया गया, 2906 किलो जूल पर मिनट। ये टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया गया इतने 10 टन ऑफ आइस को एक दिन में बनाने के लिए। ये बात पूरी आ गई। तो ये हमने क्या हुआ, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाला
ये क्या हुआ कि इससे हमको ये पता चल गया कि पर मिनट कितनी आइस हम यहाँ से, पर मिनट कितनी हीट को जो है हम रिजेक्ट कर रहे हैं, या पर मिनट कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1 मिनट का आया है ये पर मिनट के हिसाब से। तो देखो यहाँ पर जो वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन इसी हिसाब से आ जाएगा। तो COP से हमने कर दिया, तो COP से अगर हमने डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला सिंपल सा था, तो हमको यहाँ पर वर्क डन जो आएगा वो कितने किलो जूल पर मिनट वर्क कर रहा है कंप्रेसर मोटर। कंप्रेसर मोटर जो है वो 1162.4 है, इतने किलो जूल वर्क डन जो है पर मिनट कर रहा है। तो अब उस केस में पर सेकंड करने के लिए क्या हो गया, 60 से डिवाइड कर दिया हमने, फिर तो पर सेकंड में आ गया। पाया वैल्यू जो आई वो 19.37। ये तब आई जब अगर इसकी इलेक्ट्रिकल ओवरऑल इलेक्ट्रोमैकेनिकल इफिशियंसी 90% ना दी होती, 100% दी होती, तो आंसर यहीं पर आ गया था, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर जब अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल इफिशियंसी 90% दे रहा है, 70% दे रहा है, 80% दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो 0.9 उसी फैक्टर से, यहाँ पर एफिशिएंसी के फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 21.52 किलोवाट ये पावर रेटिंग आ जाएगी। तो हम समझते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले न्यूमेरिकल के लिए देखते हैं। तो चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये अगला क्वेश्चन है हमारा, 500 kg ऑफ fruits are supplied to a cold storage at 20 डिग्री सेल्सियस। तो कोल्ड स्टोरेज है एक, वहां पर 500 kg जो फ्रूट है वो सप्लाई किया जाता है। फिर कह रहा था कोल्ड स्टोरेज इज मेंटेन्ड एट -5 डिग्री सेल्सियस एंड द फ्रूट्स गेट कूल्ड टू द स्टोरेज टेम्परेचर इन 10 hours। The latent heat of freezing is 105 kilojoule per kg and specific heat of fruit is 1.26. Find the refrigeration capacity of the plant. तो ये मिलता जुलता पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेटेड है, ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऐसा करिए कि जो 10 घंटे में जो ये कितनी हीट इजेक्ट हो रही है पहले वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट के बारे में पूछ रहा है, ये टन ऑफ रेफ्रिजरेशन निकलवाना चाहता है। तो इसके लिए देखो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो हम निकालेंगे COP हमको चाहिए। तो उस केस में अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लैटेंट हीट दिया हुआ है, हीट रिजेक्शन दिया हुआ है, पूरा स्टोरेज टेम्परेचर भी दिया हुआ है, सारी बातें यहाँ पर दी हुई है। फाइंड द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे इसमें कि कितनी हीट इजेक्ट हो रही है 10 hours में। तो हीट रिमूव्ड इन 10 hours, 10 घंटे में कितनी हीट रिमूव हो रही है, टोटल हीट कह रहा है ये। तो हीट जो रिमूव हो रही, क्योंकि जो यहाँ पर देखो दोनों बातें की गई हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेटेंट हीट भी दी हुई है और स्पेसिफिक हीट भी दी हुई है। तो हीट जो है मतलब फ्रीजिंग हो रही है फ्रूट की -5 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो टेम्परेचर है अभी वो 20 डिग्री सेल्सियस है। जब ये जाएगा कोल्ड स्टोरेज में तो -5 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा, और वहीं पर क्या हो जाएगा, वहीं पर फ्रीजिंग भी होगी। ये इस तरीके से है। तो हीट जो रिमूव होगी वो भी 2 फॉर्म में, हीट इन द फॉर्म हीट रिजेक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट प्लस हीट इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट। 2 तरीके से आप ये हीट होगी, ये रिजेक्ट होगी। तो टोटल हीट रिमूव या रिजेक्शन इन 10 hours, 10 घंटे में जो आ रही है, कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है वही आया है। सेंसिबल हीट में निकालेंगे CP इंटू डेल्टा T, फॉर्मूला सिंपल सा है, M इंटू L, ये भी फॉर्मूला सिंपल सा आप सभी लोगों को पहले से पता है। यहाँ पर जो गिवन है, गिवन M बराबर कितना दिया हुआ है, 500 kg दिया हुआ है, और रूम टेम्परेचर दिया हुआ है। ये रूम टेम्परेचर की जो वैल्यू है तो 500 kg पहले हम लिख लेते हैं, और CP की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1.26। ये 1.26 CP की वैल्यू दी हुई है। लैटेंट हीट के बारे में हमको पता ही है, वो तो दिया हुआ तो साफ साफ दिख रहा है। तो लैटेंट हीट भी लिख लीजिए। चलिए
यहाँ पर क्या हो जाएगा 105 किलो जूल पर केजी लेटेंट हीट आ गई। और कुछ दिया हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है। टेम्परेचर डिफरेंस आप ले सकते हैं। आप टेम्परेचर डिफरेंस T1 की जो वैल्यू है यहाँ पर ये T1 ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। और T2 की जो वैल्यू है उसको T2 ले लीजिए, तो 273 माइनस 5 कर लीजिए यहाँ पर, तो 268 केल्विन। हमने -5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बना लिया। तो यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप, हम फिर वही बता रहे हैं कि अगर स्केल में अगर ना केल्विन स्केल लेते, डिग्री सेल्सियस में भी लेते, तो वैल्यू ढंग से रखने पर आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं था उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इंटू 1.26 CP की वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा T की जो वैल्यू होगी वो T1 माइनस T2 293 माइनस 268 प्लस 500 इंटू इसके लिए जो L की वैल्यू है 105, ये L की वैल्यू आ गई। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेट करने पे कैसे आता है कैलकुलेट, जब थोड़ा सा कर लेते हैं कैलकुलेशन। चलिए आप लोग भी करिए। कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 68250 किलो जूल। लेकिन ये जो हीट रिमूव हुई है ये 10 आवर में हुई है, 10 घंटे में। मतलब हो गया क्या, इन 10 आवर, 10 घंटे में। हम चाहते क्या है, अगर देखो यहाँ पर जो कैपेसिटी ऑफ प्लांट पूछ रहा है, कैपेसिटी का मतलब हम COP निकालना चाहते हैं। COP में हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाल लें अपान वर्क डन निकाल लें, या फिर जो कूलिंग रेट है, अगर कूलिंग रेट हमारे पास आ जाता है तो भी हम निकाल लेंगे। क्योंकि आपको एक पता है ये फॉर्मूला, ये चीज़ कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है 210 किलो जूल पर मिनट। इस तरीके से यही, अगर इतनी हीटिंग कर रहा है वो, सॉरी कूलिंग कर रहा है वो पर मिनट, तो इसका मतलब उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होगी। हम पर मिनट में भी निकाल सकते हैं, पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं। हम चाहते तो ये 3.5 किलो जूल पर सेकंड, इससे भी निकाल सकते हैं। हम मिनट वाला लेते हैं क्योंकि मिनट वाला ज़्यादा मोस्टली कॉमन है ये। फिलहाल के लिए मिनट वाला लेकर के इसको चलते, पहले इसको मिनट में बनाते हैं। तो Q बराबर हो जाएगा QT, इसी को बोलेंगे हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। हम कैलकुलेशन इसी से करेंगे, तो ये हो जाएगा 68250 अपान 10 था, 10 आवर था तो 1 आवर के लिए हो गया, इंटू 60 कर देंगे तो मिनट के लिए आ जाएगा। इतने किलो जूल पर मिनट आ गया। तो ये जो कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है कैलकुलेशन में, 113.75 किलो जूल पर मिनट। देखो ये जो है ये रेट आया, ये कूलिंग रेट है या रेफ्रिजरेशन रेट है ये पर मिनट के टर्म में। अगर यही दिया हुआ हो कि हीट रिजेक्शन रेट पर मिनट कितना है, यहीं से हम निकाल सकते हैं टर्म ऑफ रेफ्रिजरेशन, बड़ी आसानी से निकल आएगा। कैसे निकलेगा जरा देखिए। इस केस में अगर हम इसको 210 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर जो है कैपेसिटी हो जाएगी 113.75 अपान 210। इसे पर मिनट था ये, तो 210 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जरा सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करके बताइए कितना आता है। ये आई कैपेसिटी, तो कहने का मतलब हो गया कि जो कैपेसिटी आई वो 0.542 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आई। एक चीज़ हम ये कर सकते थे इसमें कि हम अगर ये मान लीजिए आपने 210 किलो जूल पर मिनट लिया है, हम अगर इसको चाहते तो इंटू 60 कर देते, किलो जूल पर मिनट के बजाय किलो जूल पर सेकेंड कर सकते थे। तो उस केस में जो डिवीजन करना होता, डिवाइड करना होता, हम इससे करते हैं 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। हमारे पास ये दोनों चीज़ें हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। थोड़ा बहुत कुछ माइन्यूट चेंजेस के साथ आंसर तो आ जाता, करीब करीब इतना आंसर आ जाता। तो आप ये फिलहाल प्रैक्टिस में ये रखिए कि किलो जूल पर मिनट पे ही आप इसको कैलकुलेट किया करिए। तो ज़्यादातर
जो बुक्स में भी सॉल्व किए गए हैं न्यूमेरिकल्स वो किलो जूल पर मिनट में लेकर के ही सॉल्व किए गए हैं, तो उससे आपको जो है ये आसानी रहेगी। आपको फिर से एक बार जरा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जरा देख। तो इस तरीके से इसकी कैपेसिटी आ गई। आइए एक बार फिर से हम इसको समराइज करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। कह रहा है 500 kg ऑफ फ्रूट्स आर सप्लाइड टू अ कोल्ड स्टोरेज एट 20 डिग्री सेल्सियस। द कोल्ड स्टोरेज इज मेंटेन्ड at -5 degrees Celsius and the fruits get cooled to a storage temperature of to the storage temperature in 10 hours. The latent heat of freezing is 105 kilojoule per kg and specific heat of fruit is 1.26. Find the refrigeration capacity of the plant. रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले जो जिस पर सप्लाई किया गया वो टेम्परेचर ये था, कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर ये था। आप केल्विन में बना लीजिए, इसको केल्विन में बनाया 293 केल्विन आया और इसको केल्विन में बनाया 268 केल्विन आया। कहने का मतलब पहले टेम्परेचर डाउन किया गया। टेम्परेचर जब डाउन होगा उसका फ्रूट का, तो उस केस में जो टेम्परेचर कम किया जाएगा वो इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट। -5 पर फिर क्या हो रहा है, वो फ्रीजिंग हो रही है उसकी, क्योंकि यहाँ पर लेटेंट हीट दी हुई है, इसका मतलब फ्रीजिंग यहाँ पर हो गई, फ्रीजिंग भी हो रही है। तो उस केस में हीट जो है यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। टोटल हीट रिजेक्शन जो हुआ इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट हुआ और इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट हुआ। इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट वाला क्वेश्चन का हमने फॉर्मूला लगाया mCp × ΔT प्लस m × L। तो m की वैल्यू जो दी थी 500 kg फ्रूट था, तो 500, Cp की वैल्यू 1.26, ΔT की वैल्यू 293 - 268 प्लस m की वैल्यू ये है और L की वैल्यू ये है। यहाँ पर जो आया 10 घंटे में कितनी हीट टोटल हीट रिजेक्ट हुई 500 kg फ्रूट को, तो टोटल हीट जो रिजेक्ट हुई वो 10 घंटे में वो इतनी हुई। हम पहले पर मिनट जरा देखें, तो ये इतनी हीट रिजेक्टेड इन 10 आवर्स। अब हीट रिजेक्शन रेट हमें यहाँ पर हमको पता चल जाए तो आसानी से हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है बहुत आसान सा हमारे पास कन्वर्जन फार्मूला है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालने के लिए। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालने के लिए क्या है कि अब हम यहाँ पर मिनट के हिसाब से निकालना चाहें पर के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 × 60 कर देंगे तो किलो जूल पर मिनट में आ गया। हमको ये पता है कि अगर 210 किलो जूल पर मिनट हीट रिजेक्शन हो रहा है या कूलिंग प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मिल जाएगा। कहीं मान लीजिए आपने ऐसा ना किया, आपने 60 × 60 किया तो किलो जूल पर सेकंड में आ जाएगा, तो आप इसको रख लीजिए 3.5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, तो इससे तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे इसमें हम कैपेसिटी निकालते हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि जो डेफिनेशन होती थी COP की और टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन की यूनिट के बारे में भी हमने बताया था आपको। तो वहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है वो 210 किलो जूल पर मिनट लिख सकते हैं आप, 3.5 किलो जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं आप, और इसकी जो है 2 यूनिट और एक्स्ट्रा हम आपको बता रहे हैं, ये आप लिख सकते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 12,000 BTU पर आवर। BTU पर आवर ये ब्रिटिश यूनिट है, ये ब्रिटिश यूनिट, ये ब्रिटिश टेक्निकल यूनिट वैसे कहलाती है। BTU का मतलब होता है ब्रिटिश टेक्निकल यूनिट, तो ये ब्रिटिश यूनिट कहलाएगी BTU पर आवर। कभी कभी हम इसको मीट्रिक यूनिट में भी यूज़ करते हैं। ये हो जाएगी 50 किलो कैलोरी पर मिनट, ये इसको मीट्रिक यूनिट में भी यूज़ करते हैं। ये क्या लाती है, मीट्रिक यूनिट। तो अच्छा ये होगा, ये सारी बातें आप खूब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपको ये पता रहनी चाहिए। जिसको ये तो न्यूमेरिकल में ज़्यादा हो सकता है ना आए काम, ये कभी कभी आ सकती है, जो कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स होते हैं वहाँ पर दे सकता है, क्योंकि वो कॉमन क्वेश्चन बनाएंगे नहीं। और ये जो है कॉमनली जितने भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर इसको यूज़ करना ही करना है आपको। अभी जैसा कि आपने देखा कि पिछले क्वेश्चंस में हमने लगा करके आपको दिखाया, तो ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।